यरवदा जेल, पुणे, 21 नवंबर 2012, शाम के 7:30। जैसा कि 5 नवंबर 2012 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अमीर अहमद की क्षमादान की याचिका खारिज कर दी थी, उन्हें जेल के वार्डन ने फांसी पर लटका दिया था। तभी कई कैदियों को पता चला कि वह 2008 के मुंबई सीरियल बम धमाकों के लिए जिम्मेदार अमीर अहमद है। अमीर अहमद की मौत और महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल के शब्दों को सुनकर अमीर को सजा 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के पीड़ितों और शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है। एक छात्र साईं आदित्य नामक एक कॉलेज के छात्र सिम्बायोसिस कॉलेज ऑफ कॉमर्स के और भारतीय सेना में शामिल होने के इच्छुक संयुक्त आयुक्त राजेश मिश्रा से मिलने का इरादा रखते हैं, जिन्होंने बम विस्फोटों के दौरान अमीर अहमद की जांच की थी। वह अगले दिन सुबह 7:45 बजे औरंगाबाद नगर में अपने घर पहुंचता है, जहां उसने सुरक्षा से पूछा, सर, मुझे अब डीजीपी सर से मिलना है। राजेश मिश्रा, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? ठीक है, रुको, मैं अंदर जाऊंगा और उसे सूचित करूंगा, सिक्योरिटी ने कहा और अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वह बाहर आता है और आदित्य को अपने घर के अंदर जाने देता है। एक तरफ कई संरक्षकों से घिरा हुआ और दूसरी तरफ बागों से घिरा आदित्य राजेश मिश्रा से मिलने के लिए अंदर जाता है। वह आदमी 55 साल का है, एक साधारण शर्ट और पैंट पहने हुए है, जो सेना के बाल कटवा रहा है। उसने उससे पूछा, आप कौन है पा? सर, मेरा नाम साईं आदित्य है, सिम्बायोसिस कॉलेज ऑफ कॉमर्स के छात्र। मैंने आज अमीर अहमद की मौत की खबर देखी। इसे देखकर मैं 2008 के मुंबई सीरियल धमाकों के पीछे के इतिहास को जानने के लिए उत्सुक था, इसलिए मैं मिलने आया हूं आप। इतना कहते ही राजेश मिश्रा के हाथ कांपने लगते हैं। वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा है, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू भर आए हैं। सीरियल अटैक, जिसे मैं भूलना चाहता था, अब आपको आदित्य द्वारा फिर से याद दिलाया गया है। जीवन दर्द, आनंद, सुंदरता, कुरूपता, प्रेम है, और जब हम इसे समग्र रूप से हर स्तर पर समझते हैं, तो यह समझ इसे बनाती है अपनी तकनीक। लेकिन इसके विपरीत सच नहीं है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक महान योद्धा है, जिसने मुंबई के लोगों के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, और उसका नाम मेजर स्वरूप उन्नीकृष्णन है। कुछ साल पहले कोझिकोड, केरल, स्वरूप उन्नीकृष्णन बेंगलोर में रहने वाले एक मलयाली परिवार से आए थे, जहां वे केरल राज्य के कोझिकोड जिले के चेरुवन्नूर से आए थे। वह सेवानिवृत्त इसरो अधिकारी के उन्नीकृष्णन और धनलक्ष्मी उन्नीकृष्णन के इकलौते पुत्र थे। संदीप ने आईएससी साइंस स्ट्रीम में 1995 में स्नातक होने से पहले फ्रैंक एंथोनी पब्लिक स्कूल, बेंगलोर में 14 साल बिताए। वह सेना में शामिल होना चाहता था, यहाँ तक कि क्रू कट में स्कूल भी जाना चाहता था। उनके साथियों और शिक्षकों ने उन्हें एक अच्छे एथलीट के रूप में याद किया, जो स्कूल की गतिविधियों और खेल आयोजनों में सक्रिय थे। वह स्कूल गाना बजाने वालों के सदस्य भी थे और फिल्में देखने का आनंद लेते थे। 1995 पुणे, स्वरूप 1995 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, पुणे में शामिल हुए। वह ऑस्कर स्क्वाड्रन नंबर 4 बटालियन का हिस्सा थे और 94वें कोर्स एनडीए के स्नातक थे। उनके पास कला स्नातक की डिग्री है। उनके एनडीए के दोस्त उन्हें निःस्वार्थ, उदार और शांत और रचनाशील के रूप में याद करते हैं। 12 जून 1999 भारतीय सैन्य अकादमी IMA, देहरादून में वह 104वें नियमित पाठ्यक्रम का हिस्सा थे। 12 जून 1999 को उन्होंने IMA से स्नातक किया और भारतीय सेना की बिहार रेजिमेंट, इन्फेंट्री की 7वीं बटालियन में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन प्राप्त किया। जुलाई 1999 में
ऑपरेशन विजय के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा भारी तोपखाने की गोलीबारी और छोटे हथियारों की आग के सामने उन्हें अग्रिम चौकियों पर सकारात्मक रूप से माना गया। 31 दिसंबर 1999 की शाम को स्वरूप ने 6 सैनिकों की एक टीम का नेतृत्व किया और विरोधी पक्ष से 200 मीटर की दूरी पर और प्रत्यक्ष अवलोकन और आग के तहत एक पोस्ट स्थापित करने में कामयाब रहे। 12 जून 2003 स्वरूप उन्नीकृष्णन को 12 जून 2003 को कप्तान के रूप में एक महत्वपूर्ण पदोन्नति मिली, जिसके बाद 13 जून 2005 को मेजर के पद पर पदोन्नति हुई। घटक कोर्स इन्फेंट्री विंग कमांडो स्कूल, बेलगाम में के दौरान, जिसे सबसे कठिन पाठ्यक्रम माना जाता है। भारतीय सेना संदीप ने 2 बार प्रशिक्षक ग्रेडिंग और प्रशस्ति अर्जित करके पाठ्यक्रम में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। उन्हें हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल, गुलमर्ग में भी प्रशिक्षित किया गया था। सियाचिन, जम्मू और कश्मीर, गुजरात, 2002 के गुजरात दंगों के दौरान हैदराबाद और राजस्थान सहित विभिन्न स्थानों पर सेवा देने के बाद उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड में शामिल होने के लिए चुना गया था। प्रशिक्षण पूरा होने पर उन्हें जनवरी 2007 में एनएसजी के 51 विशेष कार्य समूह 51 एसएजी के प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया और एनएसजी के विभिन्न कार्यों में भी भाग लिया। वर्तमान सर, जो मैं आपसे पूछ रहा हूं वह मेजर स्वरूप उन्नीकृष्णन की बायोपिक के बारे में नहीं है। मैं 2008 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट और उसकी पृष्ठभूमि के बारे में पूछ रहा हूं। आप मुझे भ्रमित कर रहे हैं। आदित्य ने उस पर आश्चर्य किया और उसे उत्तर दिया। इसके लिए राजेश मिश्रा ने कहा, एक अकेला व्यक्ति ऐसा क्या कर सकता है जो इतिहास को प्रभावित करे? क्या वह अपने जीने के तरीके से कुछ भी हासिल कर सकता है? निश्चित रूप से वह कर सकता है। आप और मैं स्पष्ट रूप से तत्काल युद्धों को रोकने या बनाने वाले नहीं हैं। राष्ट्रों के बीच एक तात्कालिक समझ। यहाँ भी वही हुआ, आदित्य। कुछ साल पहले 12 मार्च 1993 को 13 समन्वित बम विस्फोटों के बाद से मुंबई में कई आतंकवादी हमले हुए हैं, जिसमें 257 लोग मारे गए थे और 700 घायल हुए थे। 1993 के हमलों को पहले के धार्मिक दंगों का बदला लेने के लिए किया गया था, जिसमें कई मुस्लिम मारे गए थे। 6 दिसंबर 2002 को घाटकोपर स्टेशन के पास एक बेस्ट बस में हुए विस्फोट में 2 लोगों की मौत हो गई और 28 घायल हो गए। यह बमबारी अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस की 10वीं बरसी पर हुई थी। मुंबई में विले पार्ले स्टेशन के पास एक साइकिल बम विस्फोट हुआ, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की शहर यात्रा से एक दिन पहले 27 जनवरी 2003 को एक व्यक्ति की मौत हो गई और 25 घायल हो गए। 13 मार्च 2003 को 1993 के बॉम्बे बम विस्फोटों की 10वीं वर्षगांठ के एक दिन बाद मुलुंड स्टेशन के पास एक ट्रेन के डिब्बे में एक बम विस्फोट हुआ, जिसमें 10 लोग मारे गए और 70 घायल हो गए। 28 जुलाई 2003 को घाटकोपर में एक बेस्ट बस में हुए विस्फोट में मारे गए 4 लोग और 32 घायल। 25 अगस्त 2003 को 2 बम विस्फोट दक्षिण मुंबई में, एक गेटवे ऑफ इंडिया के पास और दूसरा कालबादेवी के झवेरी बाजार में हुआ। कम से कम 44 लोग मारे गए और 150 घायल हो गए। 11 जुलाई 2006 को मुंबई में उपनगरीय रेलवे पर 11 मिनट के भीतर 7 बम विस्फोट हुए, जिसमें 22 विदेशियों सहित 209 लोग मारे गए और 700 से अधिक घायल हुए। मुंबई पुलिस के मुताबिक बम धमाकों को लश्कर-ए-तैयबा और स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) ने अंजाम दिया था और इस हमले के लिए पुरुषों के एक समूह, जिसे कभी-कभी 24 और कभी-कभी 26 कहा जाता है, ने पाकिस्तान के पहाड़ी मुजफ्फराबाद में एक दूरस्थ शिविर में समुद्री युद्ध में प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण का एक हिस्सा पाकिस्तान में
मंगला बांध जलाशय पर होने की सूचना मिली थी। भारतीय और अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार रंगरूटों को प्रशिक्षण के निम्नलिखित चरणों से गुजरना पड़ा। मनोवैज्ञानिक, इस्लामवादी जिहादी विचारों की शिक्षा, जिसमें भारत, चेचन्या, फिलिस्तीन और दुनिया भर में मुसलमानों द्वारा किए गए अत्याचारों की कल्पना शामिल है। बेसिक कॉम्बैट, लश्कर का बेसिक कॉम्बैट ट्रेनिंग एंड मेथोडोलॉजी कोर्स, दौरा आम। उन्नत प्रशिक्षण, मानसहरा के पास एक शिविर में उन्नत युद्ध प्रशिक्षण के लिए चुना गया एक कोर्स जिसे संगठन दौरा खास कहता है। अमेरिकी रक्षा विभाग के एक अज्ञात स्रोत के अनुसार इसमें उन्नत हथियार और विस्फोटक प्रशिक्षण शामिल हैं, जिनकी निगरानी पाकिस्तान सेना के पूर्व सदस्यों द्वारा की जाती है। साथ ही जीवित रहने के प्रशिक्षण और आगे की शिक्षा भी शामिल है। कमांडो प्रशिक्षण, अंत में विशेष कमांडो रणनीति प्रशिक्षण और समुद्री नेविगेशन प्रशिक्षण के लिए चुने गए एक छोटे समूह को मुंबई को लक्षित करने के लिए चयनित फेडायन इकाई को दिया गया। रंगरूटों में से 10 को मुंबई मिशन के लिए चुना गया था। उन्हें लश्कर-ए-तैयबा के कमांडरों की देखरेख में अत्याधुनिक हथियारों और विस्फोटकों के इस्तेमाल के अलावा तैराकी और नौकायन का प्रशिक्षण भी मिला। अमेरिका के एक अज्ञात पूर्व रक्षा विभाग के अधिकारी का हवाला देते हुए एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने यह निर्धारित किया था कि पाकिस्तान की सेना और इंटरसर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी के पूर्व अधिकारियों ने प्रशिक्षण में सक्रिय रूप से और लगातार सहायता की। उन्हें चारों ठिकानों के ब्लूप्रिंट दिए गए थे: ताज महल पैलेस होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट, नरीमन हाउस और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। वर्तमान फिलहाल आदित्य ने आश्चर्य करते हुए जेसीपी से पूछा, सर, अमीर अहमद इस ग्रुप से कैसे जुड़े थे? इसके पीछे की असल सच्चाई क्या है? फरीदकोट गांव, पाकिस्तान। राजेश मिश्रा ने आमिर अहमद के जीवन के बारे में आदित्य को बताना शुरू किया। कसाब का जन्म पाकिस्तान के पंजाब के ओकारा जिले के फरीदकोट गांव में सुलेमान शाहबान कसाब और नूर इलाही के घर हुआ था। उनके पिता एक स्नैक कार्ट चलाते थे, जबकि उनके बड़े भाई अफजल लाहौर में एक मजदूर के रूप में काम करते थे। उसकी बड़ी बहन रुकिया हुसैन की शादी हो चुकी थी और वह गांव में रहती थी। एक छोटी बहन सुरैया और भाई मुनीर।